India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. This is going to be India's decade. It's not going to be India's decade, it's going to be India's century. So to me, India is very well set up, and the resilience of the market this year, the Indian stock market in the face of very bearish global. This is the Indian decade. From over $3 trillion to more than $7 trillion, India's GDP is expected to more than double by the end of this decade. आज हम सब उस भविष्य की बात कर रहे हैं जिसमें भारत विश्व में एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हालांकि यह पूर्वानुमान केवल एक प्रतिबिंब है, वो भी बहुत ही धुंधला सा उस समृद्धि का जिसके लिए यह भारत भूमि युगों युगों से जानी जाती थी और जिस कारण कई शताब्दियों से लुटेरों की एक के बाद एक कई लहरों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। हमारे इतिहास के एक लंबे समय तक भारतीय राजाओं और साम्राज्यों ने इसकी सीमाओं की सुरक्षा में अपना सब कुछ लुटा दिया, किंतु धीरे धीरे सीमाओं की सुरक्षा कमजोर पड़ती गई और इस्लामी कट्टरपंथी आक्रमणकारियों ने जो 13वीं शताब्दी में शुरू किया तो 16वीं शताब्दी आते आते मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। पारंपरिक भारतीय संस्थानों के लूटने, टूटने और बिखरने के साथ साथ भारत का धन नए इस्लामी अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित होना शुरू हो गया, जिनके पास प्रजा की खुशहाली और संपन्नता जैसा कोई मूल्य नहीं था और आखिरकार उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में प्रजा बहुत गरीब होती गई। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इस गरीबी को आंशिक रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि विदेशी शासकों के हाथों में ही सही भारत का धन भारत में ही रहा और दूसरा कि विदेशी शासकों के नियंत्रण में भारत के कुछ ही प्रदेश थे। भारत के कई हिस्से, विशेष रूप से दक्षिण में, अभी भी भारतीय राजवंशों का शासन ही था। वर्तमान काल के वर्ष 1 से 2003 तक अर्थशास्त्र के इतिहासकार एंगस मैडिसन का विभिन्न राष्ट्रों की जीडीपी का एक दिलचस्प ग्राफ दिखाता है कि भारत की जीडीपी वर्ष 1 में विश्व जीडीपी के 33% के उच्चतम स्तर से लगातार नीचे आती रही, किंतु जिस दौर में भारत विदेशी आक्रमणों के दौर से गुजरा, भारत का समाज लगातार उजड़ता रहा और परिणामस्वरूप भारत की आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई। 1700 के दशक से ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत हुई और भारत की जीडीपी की गिरावट की दर में बहुत अधिक तेजी आई, जो तथाकथित स्वतंत्रता के बाद भी रुकी नहीं। ग्राफ के शुरुआती सिरे को यदि हम पीछे के समय की ओर एक्सट्रपलेशन करते हैं तो पाते हैं कि भारत की जीडीपी विश्व जीडीपी की आधे से भी अधिक थी और डॉक्टर श्रीनिवास कल्याण रमन, जिन्होंने सरस्वती सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर कई खोजें की हैं तथा उनके जैसे कई अन्य विद्वानों के कार्यों ने इस बात का समर्थन किया है। लंबे समय तक भारत की आर्थिक समृद्धि का निर्माण इसके किसानों की कृषि संपदा और कारीगरों के कार्यों से हुआ, जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उत्पादन करते थे, कपड़े, बर्तन, गहने आदि। वर्तमान विमर्श में भारतीय इतिहास पर प्रचलित रूढ़िवादिता के विपरीत, जहां किसान और कारीगर भारतीय समाज के सबसे धनी लोग थे, व्यापारी संघ और जमींदार वर्ग उनसे कम धनी हुआ करते थे। गांधी वह भारतीयों से खादी का उत्पादन करने, घरेलू रूप से बने कपड़े पहनने और विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार करने के लिए कहते हैं। अभूतपूर्व वैश्वीकरण के इस युग में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु इसके पीछे एक मजबूत तर्क था। अंग्रेजों के पास उल्लेख करने लायक कोई निर्माण कला या विशेषज्ञता नहीं थी। उन्होंने निर्माण और कौशल सब कुछ भारतीय कारीगरों से सीखा। भारतीय ग्रंथों से कपड़ा बनाना और धातु विज्ञान से लेकर विज्ञान, चिकित्सा और गणित के ज्ञान को चुरा कर ले गए। भारत से लूटे गए धन के साथ मिलाकर इस ज्ञान का उपयोग उनकी औद्योगिक क्रांति को फंड करने और ईंधन देने के लिए किया गया था। लंकाशायर और मैनचेस्टर से तैयार माल को वापस भारत भेज भारतीयों को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था
और इस कारण भारतीय कारीगरों के उत्पादों की बिक्री ही नहीं हो पाती थी। इसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में समाज के सभी वर्गों में व्यापक गरीबी फैल गई। गांधी अर्थव्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा लाए गए विनाश के प्रत्यक्षदर्शी थे और इसे रोकने के लिए बेताब थे। वस्तुतः रातों रात अंग्रेजों ने 56% तक उच्च कर लगा दिया, जबकि हिंदू राजाओं द्वारा केवल 15% तक ही कर लगाया जाता था। जनता इस तरह के उच्च करों का भुगतान नहीं कर सकती थी और अंग्रेजों और उनके एजेंटों ने भारतीयों की संपत्तियों को हड़प लिया था। समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक गरीबी सुनिश्चित की गई। ब्रिटिश सत्ता ने शासक वर्गों और जमींदारों को बेदखल कर दिया गया था। किसानों और कारीगरों पर उनके सामर्थ्य साधनों से अधिक कर लगाया जाता था और इस कारण अब वे गांव के मंदिरों की कोई मदद नहीं कर सकते थे, जिसके कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली का पतन हो गया। इसके अलावा गांव के शिक्षक पुजारी भी गरीब हो गए। वर्षों से व्यापक गरीबी के कारण लोगों ने खुद गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूरों के रूप में काम करना शुरू किया और इस कारण उन्हें दूर मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, वेस्ट इंडीज भेज दिया गया। अंग्रेजों को शोषित श्रम का एक सस्ता स्रोत मिल गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पष्ट नीति से प्रेरित होकर जैसे उत्तरी अमेरिका में बसने वाले यूरोपीय लोगों द्वारा उस नियंत्रण का पूरे महाद्वीप में विस्तार करने के लिए एक खेदजनक बहाना दिया गया, वैसे ही अंग्रेजों ने अपने स्वयं के धर्मांध सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का निर्माण किया, जिसके अनुसार यदि एक राज्य के शासक की मृत्यु बिना पुरुष उत्तराधिकारी के हुई तो वह भूमि अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली जाएगी। एक उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में तंजावुर के विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में हुई कई सदियों की समृद्धि का अंत हो गया, जब 1700 में हैदर अली और फ्रांसीसी सेना ने मराठा शासक शिवाजी द्वितीय पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस कारण उन्हें अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ी। किंतु जब शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई तो तंजावुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिससे समाज में भारी उथल-पुथल मच गई। बेशक तंजावुर सिर्फ एक मामला था। लैप्स के सिद्धांत ने पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार और उनके अपने संस्थानों को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। उदाहरण के लिए भारत में चर्च। वास्तव में आजादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी विभिन्न चर्च निकाय भारत में गैर कृषि भूमि के सबसे बड़े मालिक हैं। द केस फॉर इंडिया पुस्तक में मात्रात्मक शब्दों में विल डुरंट का कहना है कि अंग्रेजों ने 1929 तक $3.5 बिलियन का राष्ट्रीय ऋण लिया। यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के खर्च के साथ दोगुना या तिगुना हो गया। अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक ने लिखा कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग $45 ट्रिलियन निकाले। इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2018 में ब्रिटेन की जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन थी। इन अवलोकनों के बल पर हम अब यह नोट कर सकते हैं कि पिछले 200 वर्षों में भारत में व्यापक गरीबी कैसे एक महामारी के रूप में फैल गई। जिस तरह मध्यकालीन मस्जिदें भारत के महान मंदिरों के मलबे से बनी हैं, आधुनिक पश्चिम की सारी चमक भारत के अतीत की धूल है। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।